हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर तगड़े हो तो वह देखने में कुछ अलग ही मजा आता है। आज की मूवी करप्ट सिस्टम को हमारे सामने रखती है, कैसे करप्शन एक सच्चे इंसान को एक क्रिमिनल बनने पे मजबूर करता है। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जॉनी एक पैशनेट पुलिस डिटेक्टिव है। गैंगस्टर और गुंडों को वह अपना जाति दुश्मन समझता है। वह अपनी जान पे खेलकर उन्हें पकड़ के पीटता है। कंट्रोल खो के गुंडों को मारने की वजह से डिपार्टमेंट में उसका नाम बदनाम हो चुका है, मगर जॉनी को उसकी परवाह नहीं। तो दूसरी तरफ है विली, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। वह भी गैंगस्टर और माफिया से नफरत करता है, मगर वह कूल इंसान है। वह ऑफिशियली काम करके गुंडों को पकड़ने में विश्वास रखता है। तो ऐसे में एक दिन ऑटोप्सी डॉक्टर विली को बुला के उसे बताता है कि 3 साल पहले उन्हें जिस आदमी का कंकाल मिला था उसकी पहचान उसके डेंटल रिकॉर्ड से अब हुई है। वो मरा हुआ आदमी डोकोंग गैंग का बॉस पार्क है और उसके सर पे कोई भारी चीज मार के उसकी हत्या की गई है। तो अब विली को पार्क के गायब होने के पीछे का राज पता चलता है। इतने बड़े डॉन के मर्डर की बात से अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जाग जाता है। विली अपने चीफ प्रोसिक्यूटर से कहता है कि जब पार्क मरा तब चोई उसका राइट हैंड था और पार्क के बाद उसने उसके बिजनेस को टेक ओवर किया। तो जाहिर है शक की सुइयां चोई की तरफ जाती है। बॉस विली से कहता है तुम जिस केस में हाथ डालते हो वो बड़ा बन जाता है, मगर वो विली से कहता है कि वह पार्क की फाइल ओपन करने के पहले चोई पे नजर रखे, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे। अंडरवर्ल्ड में विली का दबदबा है। बड़े बड़े गैंगस्टर उससे डरते हैं क्योंकि विली ने बड़ों बड़ों को सलाखों के पीछे भेजा है, मगर याकिम को वह अभी पकड़ नहीं पाया। याकिम गुरु गैंग का बॉस है और अंडरवर्ल्ड का सरताज बादशाह। काले धंधों के साथ वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपने हाथ पैर फैला चुका है और आजकल पॉलिटिशियन बनने की कोशिश में है। याकिम के सक्सेस के पीछे उसके राइट हैंड नेल्सन का हाथ है, जो उसका दोस्त भी है, सलाहकार भी है और उसका फाइनेंस भी संभालता है। पार्क के जाने के बाद चोई ने भी याकिम से हाथ मिलाया है। यहाँ 1 साल की जेल काट के जॉनी का सौतेला भाई टोनी बाहर आता है। वो जॉनी से नफरत करता है क्योंकि जॉनी ने ही उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। जॉनी चाहता है कि उसका भाई गुंडागर्दी छोड़ के कुछ अच्छा काम करे। जॉनी की सौतेली माँ यानी टोनी की माँ हॉस्पिटल में क्रिटिकल बीमारी की वजह से एडमिट है। वो अपने दोनों बेटों को चाहती है। जॉनी की बचपन की दोस्त मारिया उसकी माँ की देखभाल करती है। वैसे टोनी को भी एहसास है कि जॉनी उसका सौतेला भाई होने के बावजूद उसका भला चाहता है। यहाँ गैंगस्टर को पकड़ने के चक्कर में विली की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई है। तो दूसरी ओर याकिम जैसे गैंगस्टर बड़े इत्मीनान से अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जमींदारों को टॉर्चर करके उनकी जमीन हथियाने का काम याकिम करता है। जो याकिम की कीमत पे बेचने को तैयार होते हैं वो बच जाते हैं, जो तैयार नहीं होते उनसे जबरदस्ती वह काम करवा के उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ शाम को जॉनी अपने भाई टोनी के साथ एंजॉय कर रहा होता है। जब वह ड्रिंक्स की बोतल लेने शॉप में जाता है तो बाहर बैठे टोनी को याकिम के गुंडे चाकू भोंक के मार देते हैं और ये काम करता है बिल्ला, जो याकिम का खास आदमी है। जॉनी जब शॉप के बाहर आता है तो टोनी को घायल देख के शौक होता है। वो बिल्ला को कार से जाते हुए देखता है। वह समझ जाता है कि ये उसी का काम है। भागते हुए बिल्ला एक ट्रैफिक पुलिस को अपनी कार से उड़ा देता है। तो अब जॉनी उसकी कार के पीछे भागता है, मगर बिल्ला वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर विली चोई को पकड़ने के लिए उसके अड्डों पे छापे डालना शुरू करता है। तो चोई अंडरग्राउंड हो जाता है। टोनी की मौत से जॉनी बहुत दुखी होता है। उसने माँ से वादा किया था कि वो टोनी का ख्याल रखेगा। तो अब जॉनी बदले की आग में झुलसने लगता है। वह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाके बिल्ला के कार की डिटेल्स निकालता है। कार का ओनर कोई और होता है। उसे टॉर्चर करने के बाद जॉनी के सामने बिल्ला का नाम आता है। तो अब वह बिल्ला से मुकाबला करने स्पोर्ट्स क्लब जाता है, जहां बिल्ला के साथ चोई भी है। ठीक उसी वक्त सामने की बिल्डिंग से विली और उसकी टीम भी चोई पे नजर रखे हुए है। अचानक उनके ऑपरेशन के बीच एक अजनबी को आया देख विली भी हैरान होता है क्योंकि वह जॉनी को नहीं जानता। जॉनी अपने फाइटर स्वभाव के अनुसार चोई और बिल्ला से भिड़ने जाता है। जॉनी को वहां देख के बिल्ला हैरान होता है। चोई को समझ में नहीं आता जॉनी को क्या चाहिए। जॉनी उससे पूछता है कि क्या टोनी को मारने में उसका हाथ है, मगर टोनी की मौत के बारे में चोई को कुछ पता नहीं होता। तो अब गुस्से से जॉनी चोई के आदमियों से फाइट करने लगता है। तभी वहां पे विली के आदमी आ जाते हैं। पुलिस को आता देख चोई और बिल्ला भाग जाते हैं। तो ऑपरेशन की ऐसी की तैसी करने के गुस्से में विली जॉनी को अरेस्ट करता है। जब वह उसे अपने ऑफिस लाता है तो उसे पता चलता है जॉनी पुलिस डिटेक्टिव है। विली जॉनी से पूछता है कि उसे बिल्ला क्यों चाहिए। जॉनी सफाई से उससे अपने रिवेंज की बात छुपाते हुए कहता है कि वह पुलिस है और गैंगस्टर को पकड़ना उसका काम है।
विली उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा 4 दिन से चल रहा ऑपरेशन बर्बाद हुआ है। वो जॉनी को ये भी वार्निंग देता है कि ये कोई छोटा मोटा गैंगस्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, हाई प्रोफाइल केस है, तो वो चोई और उसके आदमी से दूर रहे। तो उल्टा जॉनी उसे धमकी देता है कि बिल्ला उसका शिकार है, तो वो उससे दूर रहे। तो ऐसे माहौल में इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। यहाँ याकिम को पता चलता है कि चोई की वजह से पुलिस उसके गैंग के पीछे पड़ गई है। तो वो अपने स्टाइल में चोई को धमकी देता है कि वो इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी कर रहा है, तो अब वो कोई झमेला नहीं चाहता। याकिम चोई से कहता है कि वो अंडरग्राउंड हो जाए वरना वो उसे खत्म कर देगा। चोई के गायब होने से विली बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि पार्क के मर्डर में वही उसका सबसे बड़ा सुराग है। दूसरी ओर याकिम चैरिटी करके अपना वोटिंग बैंक बना रहा है। गंदे गैंगस्टर को इलेक्शन में जाता देख विली खुद पे गुस्सा होता है। तभी पार्क की वाइफ विली से मिलने आती है। वो विली को बताती है कि पार्क के फ्यूनरल के 1 महीने पहले एक लड़का उससे मिलने आया था। उसके पास पार्क के मर्डर का कोई सबूत था जिसके बदले उसे पैसे चाहिए थे। तो अब विली समझ जाता है कि ऐसा कोई सबूत मौजूद है जो पार्क के असली कातिल को पकड़वा सकता है, मगर उस सबूत को ढूंढने के लिए उसे ऐसे किसी आदमी की जरूरत है जो क्रिमिनल वर्ल्ड को अच्छी तरह जानता हो। या इंटरनल अफेयर्स वाले उनके ऑपरेशन में इंटरफेयर करने की बात को लेके जॉनी को जॉब से सस्पेंड करते हैं। फ्रस्ट्रेट जॉनी शराब के अड्डे पे शराब पीने बैठता है तो वहाँ विली आ जाता है। पहले तो वो जॉनी को रिश्वत देके उसकी ईमानदारी को परखता है। जॉनी की ईमानदारी की पुष्टि होने के बाद वो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। जॉनी को भी उसके भाई के कातिल तक पहुंचने के लिए इंटरनल अफेयर्स की मदद होने वाली थी, तो वह विली से हाथ मिलाने को तैयार होता है, मगर इस शर्त पे कि चोई विली का तो बिल्ला उसका। विली को पता नहीं होता टोनी जॉनी का भाई था। विली टोनी के बारे में जानना चाहता है क्योंकि पार्क के मर्डर के सबूत टोनी के पास थे। तो अब जॉनी और विली जेल में जाके टोनी के दोस्त से मिलते हैं। वो विली को बताता है कि जेल में टोनी से मिलने एक दिन गुरु गैंग का बॉस याकिम आया था। याकिम का नाम सुन के विली के कान खड़े हो जाते हैं। वह लड़का बताता है कि उसी दिन टोनी को जेल से रिहा कर दिया गया। विली को तहकीकात से पता चलता है कि टोनी पार्क की डोकोंग गैंग का हिस्सा था। उसने गुरु गैंग को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और गुरु गैंग के बिल्ला ने उसे मार डाला। विली अपने बॉस को इन 2 गैंग की हिस्ट्री बताता है। पार्क डोकोंग गैंग चलाता था तो उसके साथ काम करने वाले याकिम ने अलग होकर अपनी गुरु गैंग बनाई। दोनों में गैंग वॉर होने लगे। ज्यादातर झगड़े रियल इस्टेट को लेके होते थे। पार्क की मौत के बाद याकिम ने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाया। विली को पूरा यकीन है कि पार्क के मर्डर में याकिम का ही हाथ है। उसने पार्क के राइट हैंड चोई के जरिए पार्क का काम तमाम किया है, मगर विली के पास इसका कोई सबूत नहीं क्योंकि चोई अब अंडरग्राउंड है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के सीनियर्स विली को समझाते हैं कि बिना सबूत याकिम पे हाथ डालना महंगा पड़ सकता है। उन्हें लगता है कि विली याकिम से जाति दुश्मनी निकाल रहा है क्योंकि 3 साल पहले भी विली ने याकिम को अरेस्ट करने की कोशिश की थी, मगर तब उसे बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ी थी। विली का बॉस उसे कहता है कि पहले वो चोई को ढूंढे, बाद में याकिम पे हाथ डाले। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्ला रॉबर्ट नाम के एक आदमी पे हमला करता है। रॉबर्ट कभी पार्क के साथ काम किया करता था। पार्क की मौत का वह भी एक गवाह है, इसलिए याकिम उसे ढूंढ रहा है। अब जब बिल्ला रॉबर्ट को मारने जाता है कि तभी वहाँ पे जॉनी आ जाता है। वह अकेला बिल्ला के गुंडों पे टूट पड़ता है। दोनों में अच्छी खासी फाइट शुरू होती है। अचानक वहाँ पे पुलिस आ जाती है तो बिल्ला और उसके गुंडे भाग जाते हैं। रॉबर्ट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। याकिम समझ जाता है कि विली फिर से उसके पीछे पड़ गया है। विली याकिम से कहता है कि वह जान चुका है कि पार्क का मर्डर उसी ने किया है, तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो याकिम से कहता है कि चैरिटी करने से गैंगस्टर भगवान नहीं बनेगा। याकिम उससे कहता है कि अब उसके पास पावर भी है, तो उस पर विली उससे कहता है कि सच्चाई के सामने सब पावर फेल है। यहाँ हॉस्पिटल में रॉबर्ट जॉनी को बताता है कि 3 साल पहले चोई ने उसे पार्क के साथ दगाबाजी करने के लिए कहा था। वो चोई की बातों में आ गया और पार्क को फार्म हाउस लेके आया जहाँ याकिम, बिल्ला और चोई ने पार्क को मार डाला। पार्क की मौत के बाद रॉबर्ट ने फैमिली की खातिर अंडरवर्ल्ड को अलविदा किया। रॉबर्ट जॉनी से कहता है कि अगर वो उसे और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देगा तो वह याकिम के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। रॉबर्ट विली को बताता है एक शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट को लेके पार्क और याकिम में दुश्मनी हुई थी। पार्क हटने को तैयार नहीं था तो याकिम ने चोई के जरिए उसे मार डाला। पार्क के मरने के बाद याकिम ने उस प्रोजेक्ट पे कब्जा किया। दूसरी ओर याकिम एक न्यूज इंटरव्यू में जाहिर करता है कि वो उसके चुनाव क्षेत्र से अगला इलेक्शन लड़ने जा रहा है। अगले दिन याकिम उस क्षेत्र के एमएलए को मिलने बुलाता है जिसके लिए वह इलीगल काम करके उसके पार्टी को फाइनेंस किया करता था। वह एमएलए याकिम का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि एक गैंगस्टर की इतनी औकात नहीं कि वह पॉलिटिक्स में उसे टक्कर दे।
याकिम उससे कहता है कि इलेक्शन से हटने के लिए वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है। तो एमएलए उसे धमकाता है कि वो अपनी गुंडागिरी गली में करता रहे, पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स उसके बस की बात नहीं। याकिम उससे कहता है कि मैं गुंडा भले, मगर तुम लोग तो गंदी नाली के कीड़े हो जो देश को नोच नोच के खा रहे हो। याकिम उसे धमकाता है कि अगर उसने इलेक्शन से अपना नाम नहीं हटाया तो वह उसे और उसकी फैमिली को जमीन में दफन कर देगा। यहाँ विली अपने टीम के साथ याकिम को पकड़ने के लिए कागजी कार्रवाई करने में लग जाता है, जो देख के जॉनी उन पे गुस्सा होता है। उसके हिसाब से ऐसे गैंगस्टर सिर्फ हाथ की भाषा जानते हैं, मगर विली इंटरनल अफेयर्स का ऑफिसर है। वह गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जॉनी का रास्ता नहीं अपना सकता। तो अब विली जॉनी और अपनी टीम के साथ याकिम जिन पॉलिटिशियन को फंडिंग करता था उन पॉलिटिशियंस के ऑफिसेस पे सर्च वारंट लेके छापे डालना शुरू करता है। उनमें से कुछ पॉलिटिशियंस ने याकिम के रियल एस्टेट बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट किया है। याकिम की दहशत से डरे हुए वह पॉलिटिशियंस अपने स्वार्थ के लिए विली के साथ हाथ मिलाने को तैयार भी हो जाते हैं। यहाँ याकिम अपने इलेक्शन के लिए फंड जमा करने में लग जाता है और अपने चुनाव क्षेत्र में खड़े हो रहे उन पॉलिटिशियंस को दहशत देने लगता है, जिससे घबर के वह विली के सामने मुंह खोलने के पहले ही देश छोड़ के भाग जाते हैं, जिससे विली और फ्रस्ट्रेट होता है। विली की कागजी कार्रवाई को नाकामयाबी मिलती देख अब जॉनी भी अपने पेशेंस खोने लगता है। जॉनी को लगता है कि वह गैंगस्टर सिर्फ अपनी पिटाई से मुंह खोलेंगे, तो वह गुस्से से इंट्रोगेशन रूम में जाके एक गुंडे को पिटना शुरू करता है। विली आके उसे रोकता है। वो जॉनी से कहता है कि वो अभी हौसला नहीं हारा। अब विली सीधा याकिम के पास जाके उससे कहता है वो उसे किसी भी हालत में पार्क और टोनी के मर्डर के जुर्म में सजा दिलवा के रहेगा। याकिम उससे कहता है कि सच हमेशा जीतता नहीं, मगर जो जीतता है उसे हमेशा सच माना जाता है, और जीतता वही है जो ताकतवर होता है। विली उसे चैलेंज के साथ कहता है कि आज से उसका लक खत्म हुआ, वो उल्टी गिनती शुरू करे। दूसरी ओर अब जॉनी अपने तरीके से ये लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। वो चोई तक पहुंचने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड लूसी के कार की तलाशी लेता है, तो उसे कार में टोल नाके की स्लिप मिलती है। अब जब वह लूसी के नाइट क्लब जाता है तो वहां उससे मिलने हारा हुआ विली आता है। विली जॉनी से कहता है कि मैं किसान का लड़का हूँ, मैंने खेत में से पॉइजनस झाड़ी को उखाड़ना सीखा है, उसी तरह मैं इस समाज से इन गैंगस्टर को उखाड़ने में विश्वास रखता हूँ। उसका हौसला देख के जॉनी उसे लूसी की कार में मिली टोल नाके की स्लिप देते हुए उससे कहता है कि इन स्लिप से पता चलता है कि लूसी शहर के बाहर कई चोई को मिलने हफ्ते में 3 बार जाती है। तो अब दोनों लूसी की कार का पीछा करते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां शायद चोई छुपा हुआ है, मगर विली जॉनी को डायरेक्ट अटैक करने से रोकता है। दूसरे दिन चोई जब उस फार्म हाउस से बाहर निकलने जाता है तो जॉनी उस पर हमला करता है। दोनों में काफी फाइट होती है जिसमें चोई जॉनी पे ओवर पावर होता है। अब जब चोई जॉनी को मारने वाला होता ही है कि तभी विली आके चोई को बेहोश करता है। चोई को अरेस्ट किया जाता है। दूसरे दिन जॉनी अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो मारिया उससे कहती है कि उसकी माँ की आखिरी इच्छा यही है कि जॉनी शादी करे। तो जॉनी बिना सोचे समझे मारिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। मारिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चोई के पकड़े जाने से विली जॉनी पे बहुत खुश है। वो दोस्ती के तोहफे के तौर पे जॉनी को लाइटर गिफ्ट करता है। इंट्रोगेशन में चोई मुंह खोलता है। वो विली और जॉनी को बताता है कि पार्क याकिम को दोस्त समझ के उस पर ट्रस्ट करता था, मगर याकिम अंडरवर्ल्ड पे राज करना चाहता था। शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट में जब दोनों आमने सामने आए तो पार्क ने याकिम को दोस्ती का वास्ता दिया, मगर याकिम नहीं माना। तो उसने तुम्हें याकिम के काले पैसे के बारे में टिप दी, जिसमें से याकिम तो छूट गया, मगर फिर उसने पार्क के मर्डर का प्लान बनाया। मैंने अपनी जान की खातिर याकिम से हाथ मिलाया। पहले याकिम ने जेल जाके टोनी को पार्क को मारने की सुपारी दी, मगर टोनी ने वो काम नहीं किया। फिर वो काम मुझ पे और बिल्ला पे सौंप दिया गया। यहाँ याकिम को पता चलता है कि चोई ने विली के सामने मुंह खोला है, तो वो उसे मारने की प्लानिंग करता है। चोई के बयान पे विली याकिम को अरेस्ट करता है। तो दूसरी ओर नेल्सन याकिम ने इलेक्शन के लिए जमा किए हुए पैसे लेके देश से भागने की तैयारी करता है, मगर एयरपोर्ट पे विली उसे पकड़ लेता है। विली नेल्सन के सामने ऑफर रखता है कि वो उसकी मदद करेगा तो वो नेल्सन की देश से भागने में मदद करेगा। यहाँ कस्टडी में इंटरनल अफेयर्स का याकिम से मिला हुआ एक आदमी चोई को याकिम के प्लान में शामिल कर लेता है। चोई के पास कोई चॉइस नहीं होता तो वह तैयार होता है। विली चोई और रॉबर्ट को याकिम के सामने बिठा के उन्हें क्रॉस एग्जामिन करने का फैसला करता है। वो जॉनी को रॉबर्ट और चोई को लाने बोलता है। जॉनी को देख के याकिम विली से कहता है कि सच्चाई की लड़ाई में तुमने जिसको अपना साथी बनाया है वह ये जॉनी किसी सच्चाई के लिए नहीं बल्कि अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से तुम्हारा साथ दे रहा है। वो मुझसे अपने भाई टोनी का बदला लेना चाहता है। याकिम की बातें सुन के विली शॉक होता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता कि टोनी जॉनी का भाई है। ये बात छुपाने के लिए वो टोनी पे अच्छा खासा खफा होता है। वो जॉनी को टीम में से निकालने का फैसला करता है,
क्योंकि कोर्ट में ये मुद्दा जरूर उठाया जाएगा कि जॉनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से याकिम को फंसाना चाहता है। केस खराब हो जाएगा। दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि तभी विली को उसके असिस्टेंट का फोन आता है। विली और जॉनी दोनों कस्टडी की तरफ भागते हैं तो पता चलता है कि रॉबर्ट को किसी ने ऊपर के फ्लोर से नीचे फेंक दिया है, जिसमें उसकी मौत हुई है। तो चोई कस्टडी से भाग चुका है। एक गवाह की मौत तो दूसरे का इस तरह से भाग जाना विली की केस को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। मगर चोई किसी पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को सरेंडर करता है, जिससे विली चकरा जाता है। तभी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आके विली और जॉनी को अरेस्ट करते हैं। विली की बाजी उसी पे पलट जाती है। दरअसल चोई ने वकील के सामने ये बयान दिया होता है कि विली और जॉनी के टॉर्चरिंग से तंग आके रॉबर्ट ने सुसाइड की, तो वह कैसे वैसे कस्टडी से भागा। रॉबर्ट की बॉडी पे मारपीट के निशान पाए जाते हैं, तो चोई को भी गंभीर रूप से पीटा गया है। अब इस न्यूज के चर्चे पूरे देश में होने लगते हैं। न्यूज देख के मारिया भी शॉक होती है। याकिम को कस्टडी से रिहा किया जाता है। वह जाते जाते विली को कहता है कि मुझे चैलेंज करना तुम्हें भारी पड़ गया। जेल के बाहर आते ही याकिम सबसे पहले नेल्सन को मार देता है, जो उससे गद्दारी करके उसके पैसे चुरा के भाग रहा था। अब कोर्ट में विली और जॉनी के खिलाफ केस खड़ा हो जाता है। उन पे इल्जाम रखा जाता है कि उन्होंने रॉबर्ट और चोई पे जो 3rd डिग्री इस्तेमाल की, उसकी वजह से रॉबर्ट ने सुसाइड की। तो चोई घायल हालत में कस्टडी से भाग गया। कोर्ट में जॉनी के मारपीट की पुरानी वीडियो भी दिखाई जाती है और ये भी मुद्दा खड़ा किया जाता है कि चोई को मारना ये जॉनी के जाति दुश्मनी का हिस्सा था। जॉनी सब इल्जाम अपने सर लेता है, मगर जॉनी को अपनी टीम में शामिल करना ये विली की लापरवाही साबित करता है। विली जज से कहता है कि सच्चाई से अपनी ड्यूटी करने का अगर ये सिला मिलता हो तो न्याय व्यवस्था पे उंगली उठनी चाहिए। मैं हमेशा अपने सिद्धांतों पे चलता रहा, कायदे को सबसे बड़ा समझता रहा, मगर आज कोर्ट में मुझे झूठा साबित करके गैंगस्टर्स की साइड ली जा रही है। विली जज से कहता है कि ये कोर्ट नहीं नाटक है, जहाँ सच्चाई का दिखावा किया जाता है। हम जैसे ईमानदार लोगों का यहाँ बलि दिया जाता है। कोर्ट का अपमान करने के जुर्म में विली और जॉनी को सजा होती है। लॉकअप में जॉनी विली से कहता है कि वो ये युद्ध नहीं हारेगा। जब वह बाहर आएगा सबसे पहले वो याकिम को मार डालेगा, मगर विली अंदर से हार चुका है। यहाँ याकिम के आदमी हॉस्पिटल में जाके टोनी की मां को टॉर्चर करते हैं। वह उस नोट को हासिल करना चाहते हैं जो याकिम ने जेल में टोनी को दी थी, जिसमें याकिम ने पार्क को मारने का आदेश टोनी को दिया था, जो याकिम के खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकता है। उस टॉर्चरिंग से मां की मौत हो जाती है। जॉनी को मां की लास्ट रिचुअल के लिए जेल से बाहर लाया जाता है। फ्यूनरल के वक्त मारिया जॉनी को याकिम की वह नोट देती है जो टोनी ने फोटो फ्रेम में छुपाई थी। मारिया जॉनी को बताती है कि उसकी मां की मौत को याकिम ही जिम्मेदार है। मारिया की बातें सुनकर जॉनी का गुस्सा फिर से बाहर आता है। जेल में जाते हुए वो बस में मारिया से कहता है कि वो ये नोट विली तक पहुंचाए। फिर जॉनी बस से भाग जाता है। वह एक गुंडे से गन खरीदता है। यहाँ याकिम अपनी लड़की के स्कूल के एक फंक्शन में गया है। जॉनी ऑडिटोरियम के बाहर याकिम का इंतजार करता है। जब याकिम अपने आदमियों के साथ बाहर आता है तो वो उस पे गोली चलाता है, जिसमें याकिम घायल होता है। तो याकिम के लोग मारे जाते हैं। तभी बिल्ला मौका देख के जॉनी के पेट में चाकू भोंक देता है। जॉनी उसे भी मार देता है और घायल याकिम को मारने बीच सड़क उसके पीछे भागने लगता है। वह याकिम के पैर पे गोली चला के उसे रोक देता है कि तभी पुलिस की कार्स जॉनी को चारों तरफ से घेर लेती है। अब ढेर सारी पुलिस जॉनी को गन पॉइंट पे लेती है। जैसे ही जॉनी याकिम को मारने के लिए गन उठाता है, पुलिस की बुलेट्स उसे निशाना बनाती है। जॉनी वहीं पे मर जाता है, मगर याकिम बच जाता है। जॉनी की मौत की खबर जेल में विली को मिलती है। वो बहुत दुखी होता है। यहाँ याकिम इलेक्शन जीत जाता है। 1 साल गुजरता है। मारिया जॉनी की बरसी पे उसके ग्रेव पे जाती है, जहाँ किसी ने जॉनी की फेवरेट सिगरेट और लाइटर रखा होता है। मारिया समझ नहीं पाती वो कौन है। यहाँ जेल से बाहर आया हुआ विली याकिम को ये कह के मिलने बुलाता है कि उसके पास याकिम के खिलाफ सबूत है, मगर जैसे ही विली याकिम के सामने आता है वो बिना कुछ कहे उसे शूट कर देता है। वह याकिम को नोट दिखा के कहता है कि इस नोट की वजह से बहुत लोगों की जान गई है और आज आखिर में तुम्हारी जान जा रही है। मरते हुए याकिम विली से कहता है कि मुझे मारने के लिए तुम जैसे सिद्धांतवादी को आखिर क्रिमिनल बनना ही पड़ा। ये मेरी जीत है और तुम्हारी हार है। याकिम की मौत के बाद विली फैसला करता है कि वह उस काम को पूरा करेगा जिसे उसका दोस्त अधूरा छोड़ के गया है, यानी अंडरवर्ल्ड का सफाया। विली दर्द से हंसने लगता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जैसे देखते हो वैसे सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत फर्क पड़ता है। तो फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।